Hey guys, what's up? My name is CA Navrat and in this video मैं आपको बताने वाला हूँ CA इंटरमीडिएट में लॉ सब्जेक्ट को पढ़ने का पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। राइट। सो अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं या अगर आप मेरे चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं या मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए सारे के सारे वीडियोस सी एग्जाम से रिलेटेड। राइट। मैं हूं एक चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम ऑल्सो एमबीए फाइनेंस। राइट। मैंने सीए का इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का एग्जाम्स पास किए थे बोथ ग्रुप्स इन सिंगल अटेम्प्ट। राइट। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह सब्जेक्ट को पढ़े। आखिर क्यों एक इतना कम उम्र का लड़का क्यों सीए के इतना टफ एग्जाम, सीए फाइनल का टफ एग्जाम बोथ ग्रुप्स पहली बार में निकाल लेता है? क्या खूबियत है इसमें और क्या खासियत है इसमें, आखिर क्या अपनाया था उसने जो सीए को करने में साल लग जाते हैं 7-8 साल, वो सीए करने में उसने लगा दिए सिर्फ 5 साल। कैसे किया उसने और क्या उसने टिप्स फॉलो करी थी? और बिना विदाउट कोचिंग क्लासेस ऑलमोस्ट बिना मेन कोचिंग बिना कोचिंग क्लासेस के आखिर उसने लॉ में किस तरह से अच्छे मार्क्स किए थे स्कोर और ऑडिट में, और कैसे एफआर की बिना क्लासेस की, एफआर एसएफएम की बिना क्लासेस किए उसने ऐसे किया था अच्छा स्कोर। राइट। मैंने इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में एक भी क्लासेस नहीं करी थी, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो सॉरी ऑडिट तो ग्रुप 2 में था, और लॉ हो, चाहे वो कॉस्टिंग एफएम हो, चाहे वो आपका लॉ हो, चाहे अकाउंट्स हो, मैंने क्लासेस नहीं करी था। राइट। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑडिट था। मैं आपको बताऊंगा लॉ को किस तरह से पढ़ा जाए, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कोचिंग क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फालतू में पैसा मत खर्च कीजिए। मेरी वीडियो को पूरी जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूं लॉ के लिए कौन सी किताब से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, मैं आपको वो एंड में बताऊंगा। अगर आप बुक का कुछ बहुत ज्यादा बुक से सेलेक्टिव है किस तरह से पढ़े, कैसे आप कौन सी बुक से पढ़े, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने वीडियो को जिक्र दिया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सर लॉ में। लॉ बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट। रटना नहीं है लॉ में, पहली बात रटना नहीं है। दूसरी बात, हमें प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसा टेक्निकल बातें भी नहीं है। सबसे पहले हम सीए का सबसे पहले आपको सिलेबस से अवेयर होना पड़ेगा, इंटरमीडिएट के लॉ में आखिर आता क्या क्या है। कोऑपरेटिव एंड अलाइड लॉ नाम का सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या आता है। कुछ कंपनीज एक्ट है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 तक है। पहले 123 तक हुआ करता था, डिविडेंड्स तक हुआ करता था, अब 148 है, कॉस्ट ऑडिट है। अब ठीक है, थोड़ा सा फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ अलाइड लॉज हैं, मतलब कुछ ऑक्सिलियरी लॉज हैं, जिसमें आपके आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। फिर हमारे पास वो जनरल क्लॉजेज एक्ट हो गया। राइट। फिर एनआई एक्ट हो गया। और जितने भी अलाइड लॉ हैं, जितने भी जो अलग से लॉ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, यहां भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इंडियन और एनआईए, सबसे एनआईए के आपको अभी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन जब आप लॉयर वॉयर बन जाओगे या कुछ भी ऐसा कुछ करोगे तो एनआईए बहुत पावरफुल एक्ट है। चेक बाउंस होता है तो एनआईए एक्ट लग जाता है। एनआईए एक्ट लगने का मतलब है कि 2 साल की आपको 2 से 10 साल की सजा भी हो सकती है जब चेक बाउंस होता है। चेक हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बियरर चेक हो गया, व्हाट इज बियरर चेक, व्हाट इज क्रॉस चेक, सब इसी में इसमें प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। बुक, अगर आपको देखना है कि मैं हम कौन सी बुक का यूज करें, क्या मनीष भंडारी की कौन सी हैंड बुक यूज करें, मेन बुक यूज करें, पादुका बुक यूज करें, पंकज बुक यूज करें, अरे कौन सी बुक यूज करनी है वो आपको फिर वीडियो में एंड में बताऊंगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो क्या करना होगा, एंड तक देखना पड़ेगा। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बुक का अपने आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एंड में एक चैप्टर होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। मेरे हिसाब से आप अभी अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो आप एक कंपनीज एक्ट का बियर एक्ट खरीद लो। ऑलमोस्ट 300-400 का आएगा, पर बियर एक्ट आपके पास होना चाहिए। राइट। आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज पढ़ना है। वो उसमें बेसिकली क्या है, किस तरह से स्टैट्यू के एक लॉ कैसे बनता, व्हाट इज लॉ क्या होता है, स्टैट्यू क्या होता है, कैसे इनेक्ट होता है, वो सब उसमें दिया रहेगा, उसका डेफिनेशन दिया रहेगा, किन प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्ट है, एक्ट का क्या उद्देश्य है, क्या होता है प्रेम्बल, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होता है चैप्टर्स, क्या होता है प्रोविजन। मान लीजिए एक जगह मान लीजिए एक जगह जो है लॉ में लिखा हुआ है, ये कुछ बातें लिखी हुई है, एक जगह दूसरी बात लिखी हुई है, और वो बात इस बात से बिल्कुल अलग है, तो दोनों में से हमें किन बातों पे ध्यान रखना है, तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज बताएगा।
एक क्लॉज होता है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, राइट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रोवरी कंटेन टू दिस एक्ट दिस प्रोविजन शैल अप्लाई। इसका क्या मतलब है भैया? नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज होता क्या है ये आपको फिर इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। उसके लिए आपको जो है हिस्टोरिकल सेटिंग्स, आपको जो है किस तरह से हमें लॉ को पढ़ना पड़ेगा ये उसमें दिया गया। सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं कि आप कंपनीज एक्ट पढ़ना शुरू कर दो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, पहले ये चैप्टर पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? फिर से बोलिए मेरे साथ, दोहराइए, मन में बोलिए, आप अपने सामने बोलिए, आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप बोलिए ना कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राइट। उसके बाद आप उठा सकते हैं, पहले कंपनी एक्ट को एंड पे उठाइएगा, पहले आप अलाइन लो करिएगा, उसके बाद आप उठाइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। 1872 में फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे एग्रीमेंट बनता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 10 उसका कीजिएगा, एसेंशियल वैलिड एसेंशियल फीचर्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये चीजें करनी है। उसके बाद फिर आपको करना है उसमें फिर कुछ अलग से चीजें हैं, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। फिर बेली क्या है, बेलमेंट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस देखिए, देखिए एग्जाम जो फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन में क्या है, बेसिक क्वेश्चन आते थे, अभी वही चीज हमें पास इंटरमीडिएट में, तो वहां पे क्या, वहां पे थोड़ी ना फाउंडेशन के बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, वहां तो एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको प्लेजमेंट और बेली ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। फिर आप पढ़िएगा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या है? देखो क्या होता है, जब एक 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 एक्ट बनता है तो उस एक्ट में क्या चीजें दी रहती हैं, एक्ट में कई वर्ड यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज, कंपनीज एंड कंपनीज, ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल। अभी हमारे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मॉरल, फॉर एग्जाम्पल ये हम जो थे रेस्पेक्ट, या रेस्पेक्ट एक वर्ड है, मेरे लिए रेस्पेक्ट का मतलब कुछ और है, आपके लिए रेस्पेक्ट का मतलब कुछ और है। अब एक किताब में लॉ में लिखा हुआ रेस्पेक्ट, तो एक इंसान मिस्टर ए कुछ और समझ रहा है, मिस्टर बी कुछ और समझ रहा है। इसके लिए हर एक्ट में दिया रहता है सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो होता है वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट बताता है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस बताता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी रहती है, तो उसमें यह दिया रहेगा कि इस एक्ट में ये वर्ड यूज किए हैं, इस एक्ट में इस वर्ड का यही मतलब है, उसके अलावा आपको मतलब नहीं समझना है, ठीक है, राइट। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, ये अगर वो मान लीजिए उस एक्ट में वो वर्ड का मीनिंग नहीं दिया है या कुछ जिक्र नहीं दिया है, तो उस पे हम लगा देंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। यदि आपके घर में कोई है लॉयर, आपके पापा, आपके बाबा या कोई भी लॉयर है, उन लॉयर के आप जो है अपने ऑफिस में जाइएगा तो उनके पीछे कुछ किताबें रखी रहती हैं, उसमें एक किताब ये भी होगा, कुछ किताबें आप देंगे, मैं आपको बताऊंगा, मोटी मोटी किताबें होती हैं, उन किताबों में क्या लिखा रहेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये किताबें होंगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये किताब होगी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 ये किताब होगी, सॉरी 1872 ये किताब होगी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ये किताब होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये किताब होगी, एनआई एक्ट 1881 ये किताब होगी, राइट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये किताबें होंगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये किताबें होंगी, ये सब किताबें होंगी। उनके कोने में एक किताब ये भी पड़ी रहेगी, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1872। तो ये जनरल क्लॉजेस है, राइट, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद फिर हमारे पास एनआई एक्ट है, एनआई एक्ट में बियरर चेक, क्रॉस चेक, ये सब क्या है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आईसीआई ने क्या कर रखा है, मार्क्स बाइफरकेशन कर रखा है, तो इन सब एक्ट के हिसाब से अगर आप ये सब कर लोगे, ऑलमोस्ट 20 से 30 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम जो है कंपनी एक्ट में जाइए। कंपनीज एक्ट में सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर क्या याद करने हैं, याद करने हैं भाई, याद कीजिए। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 डेफिनेशन, कंपनीज की डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 20। अब क्लॉज और सबसेक्शन में क्या फर्क होता है, सेक्शन और सबसेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में। बेसिकली क्या होता है, देखो एक सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123 है, ठीक है, सब। अब हेडिंग है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो उसके नीचे जितनी भी बातें लिखी रहेंगी, उसके नीचे जितनी भी बातें लिखी रहेंगी, वो बातें जो होंगी, उसके नीचे जितनी भी बातें लिखी रहेंगी, वो बातें बेसिकली डिविडेंड से रिलेटेड होंगी। अब एक पहला मान लीजिए 123 लिखा,
तो पॉइंट नंबर ए, डिविडेंड डिक्लेयर इस टाइम पे होगा। डिविडेंड, पॉइंट नंबर बी, डिविडेंड को ये परसेंट डिक्लेयर करेगा। पॉइंट नंबर सी, डिविडेंड इतने परसेंट पे डिक्लेयर होगा। कॉमन क्या है? डिविडेंड। कॉमन क्या है? डिविडेंड। तो उसको हम बोलते हैं सब सेक्शन 123 सब सेक्शन 1, 123 सब सेक्शन 2, 123 सब सेक्शन 3, राइट। लेकिन क्लॉजेस हम लोग तब बोलेंगे जब आपस में पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी जुड़े नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 क्या कहता है? डेफिनेशन। डेफिनेशन अलग अलग वर्ड्स की, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स की डेफिनेशन करता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ऑथराइज कैपिटल की डेफिनेशन एबीसीडी के हिसाब से होगा ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर उसके नीचे फिर सेक्शन सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ऑथराइज कैपिटल की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनीज की डेफिनेशन। कंपनीज मींस द कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ का मतलब है कंपनीज है 1956 या कंपनीज है 1920, ठीक है। तो क्लॉजेस का मतलब होता है, जब क्लॉजेस मतलब होते हैं कि जब उसके ऊपर की चीजें और नीचे की चीजें आपस में जुड़ी नहीं हो, उसको बोलते हैं क्लॉजेस। सब सेक्शन होता है जो सारे सब सेक्शन उसके ऊपर के नीचे, नीचे की चीजें, सारी चीजें जो है एक ही चीज के बारे में डिस्कशन कर रही हो, उसको बोलते हैं सब सेक्शन, राइट। उसके बाद हम लोग सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 आपको सब पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 7 जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। सेक्शन 8 जो है वो आपका सेक्शन 8 कंपनी है, राइट। तो बेसिक चीज है, कॉन्सेप्ट्स को आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है। और अगर आप चाहते हैं किस तरह से हम एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया किस तरह से करें। और अगर आप चाहते हैं कि इंटरमीडिएट के लिए हम कौन सी बुक्स को यूज करें, कौन से टीचर्स यूज करें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 वीडियो अपलोड करी हुई है। उसमें मैंने एक में बताया कि कौन सी बुक्स यूज करें, एक से बताया कौन से क्या यूज करें, कौन से टीचर को क्लासेस लें, राइट। खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सारे 100, ठीक है, डिविडेंड का सेक्शन कर लेना, 148 कॉस्ट ऑडिट वाला सेक्शन कर लेना, और 123 डिविडेंड का कर लेना। ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर 10 जरूर करना, चैप्टर 10 जो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है फिर बीच बीच के सेशन होंगे, ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये सब बातें लिखी रहेंगी, तो उन सबको एक बार देख लेना। मतलब कोई चीज अगर छूट जाती है उसको छोड़ देना, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है वो आप एक बार देख लेना, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ टॉपिक्स भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब वक्त आता है, मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स का पढ़ना चाहिए, राइट। मैं आपको बता दूं 2-3 तरह की बुक्स, मैं आपको 3 बुक्स का नाम लूंगा। क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास अगर बहुत पैसा है तो जाइए क्लासेस करिए, वो आपकी इच्छा है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। पहली बुक का मैं नाम लूंगा मुनीश भंडारी सर की 2 बुक आती है, एक होती है मेन बुक, एक आती है हैंड बुक। मे बी इंटरमीडिएट में शायद एक ही बुक आती हो, आप हैंड बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, आप मुनीश भंडारी सर की बुक यूज करते हैं, सबसे ज्यादा 70 से 80% बच्चे वही यूज करते हैं। फिर मेरा सेकंड ओपिनियन है पादु की किताब आप यूज करें, पादु किताब बेस्ट है, राइट। एमसीक्यूज के लिए आप जो है टेक्समैन की कोई किताब आती है एमसीक्यू, आप वो एमसीक्यू ले सकते हैं। आपको सेपरेट एमसीक्यू नहीं लेने, एक पूरी बुक आती है जिसमें लॉ की, ऑडिट की, और आईटी, ईआईएस, एसएम की, डीटी की, आईडीटी की, सबके एमसीक्यूज रहते हैं। वो किताब ले लो, 500 रुपए की किताब आएगी, उसमें सारे सब्जेक्ट शामिल होंगे। सारा लगा लो, 10 मॉक टेस्ट लगा लो, एमटीबी, काम खत्म, ठीक है। पादु की किताब लो। पादु की किताब में बेसिकली क्या है, सिस्टमैटिक फॉर्मेट में है, और बहुत ही जो है प्रेजेंटेशन और स्किल्स भी बहुत अच्छी बेस्ट है। मैंने फाइनल में पादु की किताब यूज किया था सेल्फ स्टडी से, और मैंने लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, राइट। अगर आपसे मेरे से कोई भी सवाल पूछना तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर बोल भी रहा हूं। आप फेसबुक पे मेरे सी अभिनव राठौर फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा ग्रुप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8604488668, right. Thank you everyone, have a good day ahead.